वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ थ्योरीज ऑफ ट्रांजिशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर के अंतर्गत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां डिस्कस करूंगी। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत को डिटेल में डिस्कस किया था। तो शॉर्ट में हम वीबीटी की एप्लीकेशंस जो 2-3 पॉइंट्स में अगर आपको बताएं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में आपको ये बताया था कि 2 तरह के संकरण संभव हैं, D2sp3 और sp3d2। D2sp3 का ये मतलब है कि अंदर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं, पेनल्टीमेट शेल वाले, जबकि sp3d2 का मतलब बाहर वाले डी कक्षक, यानी अगर 3D और ns इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं तब ये जो शेल है वो 4D वाला होगा। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग होने की वजह से अंदर के डी कक्षक हमें खाली मिल जाते हैं। उस स्थिति में D2sp3 संकरण होता है जिसमें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाता है पेयरिंग होने की वजह से। तो यानी अगर n की वैल्यू कम है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है तो D2sp3 संकरण होगा, और अगर लिगेंड जो है वो वीक है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा। पेयरिंग नहीं करने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे और अंदर के डी कक्षक खाली नहीं होंगे। इन दैट केस sp3d2 संकरण यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और ये भी हम समझ सकते हैं कि संकरण, क्योंकि हमें वीबीटी में पता होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, तो उस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति भी हम आसानी से असर्टेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। आपको ये मालूम है कि साइंस में जब भी कोई थ्योरी बनती है, प्रपोज की जाती है, तो उससे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस संभव होते हैं और हम ये मानते हैं कि इस थ्योरी के बेसिस पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गई हैं। लेकिन समय के साथ साथ कुछ कमियां और एक्सेप्शंस हमें मालूम पड़ते हैं और ऐसा ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ भी हुआ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वीबीटी की कमियां या लिमिटेशंस। हम सब ये जानते हैं कि जो संक्रमण धातु के संकुल हैं और वो जनरली कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। अब वीबीटी के पास इस तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के कलर या स्पेक्ट्रा के बारे में किसी भी तरह का कोई डिटेल्स दे पाए। होता क्या है कि हमें ये जानकारी है कि वीबीटी में जो डी कक्षक हैं, जो कि संख्या में 5 होते हैं, उनको वो समान ऊर्जा पर रखता है, यानी कि 5 डी कक्षक जो हैं वो डीजेनरेट हैं और डी कक्षकों में किसी तरह की उत्तेजित अवस्था या कोई स्प्लिटिंग वो एक्सप्लेन नहीं करता। और जब हम CFT पढ़ेंगे तब हमें ये जानकारी होगी कि इनिशियली जो 5 डी कक्षक हैं वो डीजेनरेट होते हैं, समान ऊर्जा पर होते हैं, लेकिन जब लिगेंड जो है वो मेटल को अप्रोच करता है तो ये जो डी कक्षक हैं ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं। अब जो लोअर एनर्जी पर डी कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर के हायर एनर्जी पर जाता है और यहाँ ये बहुत ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता, और जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है, और अगर वो हमारे विजिबल क्षेत्र में आती है, विजिबल रीजन में आती है, उसकी जो वेवलेंथ है, तो हमें वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कलर्ड दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। सेकंड जो कमी वो है, कोई भी अगर धातु संकुल बनता है तो उसकी अभिक्रिया की क्या गति है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में वीबीटी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इसी तरह से हम जब बात करते हैं ज्योमेट्री की तो जनरल बात यह है कि हर संकरण से संबंधित एक निश्चित ज्योमेट्री होती है और कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो उन्हीं कैटेगरीज में फॉल करता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ संकुलों की ज्यामिति विकृत या डिस्टॉर्टेड होती है। अब ये डिस्टॉर्शन या ये विकृति
उस कॉम्प्लेक्स में क्यों आई, इसके बारे में वीबीटी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इसी तरह से ये बताया गया है कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नेचर में आयनिक होते हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन वो क्यों आयनिक हैं ये वीबीटी के आधार पर हम नहीं समझा सकते। इसी तरह हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और ज्योमेट्री। तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेटल है, उसका हमने आयन लिया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, वो आयनिक अवस्था में होगी। अगर वो मेटल आयन एक ही है, कॉमन है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके दो कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, अलग अलग लिगेंड के साथ दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या चुंबकीय गुण एक से आएँ। साथ ही उनकी ज्योमेट्री भी अलग अलग हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ क्या है, एक एग्जाम्पल लिया है निकल कॉम्प्लेक्स। निकल के दो कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं। हमें मालूम है कि निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d84s2 है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। और निकल +2 अगर अवस्था में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाने चाहिए, डेफिनेटली वो 4s से निकलेंगे। तो अब जो शेष विन्यास रह जाता है वो क्या रह जाता है, निकल +2 का 3d8 4s0, यानी कि 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पे बॉक्सेस में देख रहे हैं। यहाँ सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो लिखा है निकल 2 आयन का, यानी अभी ये फ्री मेटल आयन है, अभी इसको लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया है। तो यहाँ विन्यास हो गया 3d8। 3d8 कैसे होगा कि पांचों डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और फिर 3 कक्षकों में पेयरिंग हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि एक भी डी कक्षक खाली नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके एक लिगेंड की, जो कि आपको यहाँ शो किया हुआ है बॉक्सेस के आसपास। देखिए आप, निकल का साइनाइड वाला लिगेंड टेट्रासाइनोनिकलेट। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स 3D में थे, आप देख रहे हैं बहुत आसानी से कि ये 4 कक्षकों में, 3D के 4 कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए। अब कैसा हुआ ऐसे कि इनकी इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो गया, यानी कि युग्मन हो गया। और पहले जो 8 इलेक्ट्रॉन्स 5D कक्षकों में स्प्रेड हुए हुए थे, अब वो 4 के अंदर ही सिमट कर आ गए हैं और उस स्थिति में एक डी कक्षक 3D वाला खाली हो गया है। क्योंकि इसकी समन्वय संख्या 4 है इस कॉम्प्लेक्स की, तो अब या तो sp3 संकरण संभव है यानी टेट्राहेड्रल, या dsp2 यानी कि वर्गाकार समतलीय। तो चूंकि यहाँ पर एक डी कक्षक खाली हो गया है, इसलिए एक डी कक्षक, एक s कक्षक और 2 p कक्षक ये सभी वैकेंट हैं, ये मिलकर के dsp2 संकरण कर लेंगे। और इन चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसमें लिगेंड अपना अपना लोन पेयर दे करके उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। और इस केस के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा होगा, वर्गाकार समतलीय। निकल का जो साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स है वर्गाकार समतलीय होगा। और अब अगर हम इसके चुंबकीय गुणों की बात करें तो पहले हम चुंबकीय आघूर्ण संकुल का निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंटली। म्यू की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड में नोट के नीचे लिखा हुआ है फॉर्मूला, म्यू = √n × n+2। म्यू की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे और n यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप निकालेंगे तो वो 0 आएगा, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, युग्मित हो गए। लेकिन अगर हम इसमें दूसरा केस देखते हैं, निकल का क्लोराइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ पर अगेन निकल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स 3D में आएंगे। अब इनका युग्मन नहीं होता है, युग्मन नहीं होने की वजह से एक भी डी कक्षक खाली नहीं मिलता, तो संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। dsp2 संकरण संभव नहीं है क्योंकि डी कक्षक खाली नहीं है। अब sp3 संकरण के लिए एक s और 3 p कक्षक काम में आएंगे। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति देखें तो वो चतुष्फलकीय आएगी क्योंकि संकरण sp3 है। अगर हम इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो हम इस कॉम्प्लेक्स का एक्सपेरिमेंटली क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। उसको हम म्यू = √n × n+2 वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे
और वो यहाँ पर क्या आते हैं, 2 आते हैं। 2 आने का मतलब भी ये है कि यहाँ पर युग्मन नहीं हुआ है और इसीलिए sp3 संकरण हुआ। अब प्रश्न क्या होता है कि निकल जो है वो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, लेकिन 2 अलग अलग संकुल बन गए और दोनों के अंदर संकरण नेचुरली उसकी ज्यामिति और चुंबकीय गुण जो हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा क्यों होता है, ये संयोजकता बंध सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हम अगली बात करते हैं कि हमें ये भी नहीं मालूम पड़ता वीबीटी के आधार पर कि संकरण जो है वो अलग अलग कैसे आता है, जबकि धातु एक ही ली है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था एक है, समन्वय संख्या एक है। यहाँ ये नोट करिए कि समन्वय संख्या भी वही है, एक सी है दोनों में। मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था भी वही है, लिगेंड अलग अलग हैं, तो 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स बन गए, उन दोनों में संकरण भी अलग अलग होगा। तो आप यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 6 में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में कि जब 2 संकुलों में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर समान है तो फिर संकरण भिन्न भिन्न क्यों है। एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने आयरन लिया, आयरन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2 और आयरन +2 का क्या होगा 3d6, क्योंकि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। तो ये आप यहाँ बॉक्स में देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में कि 3d के अंदर हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स शो कर रखे हैं बिकॉज आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। 5 इलेक्ट्रॉन्स पांचों बॉक्सेस में आएंगे, 5d कक्षक, और 1 इलेक्ट्रॉन की युग्मन हो जाएगा, यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। अब हमने इसमें आयरन के लिए पहला कॉम्प्लेक्स लिया जो कि लिगेंड जो है वो H2O के साथ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने से आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो ज्यामिति है वो अष्टफलकीय आनी चाहिए। इसी के साथ साथ हमने दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया है जिसमें H2O की जगह साइनाइड लिगेंड लगा दिया है। आयरन जो है वो यहाँ भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें अलग अलग तरह का संकरण आ रहा है या एक सा है। तो सबसे पहले हम आयरन +2 का H2O लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। यहाँ जैसा कि बताया है कि 3d6 विन्यास है, तो 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे, ऐसे के ऐसे हैं, एक भी डी कक्षक खाली नहीं मिल रहा है। तब क्या होगा कि 4s का एक है, 4s में एक ऐसे कक्षक है, तीनों p के कक्षक और बाहर वाले 2 d कक्षक काम में आएंगे, संकरण होगा और sp3d2 संकरण हो जाएगा। तो ये कैसा बना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पता कैसे चलेगा ये कि आप इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालिए इस कॉम्प्लेक्स का, उसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, μ = √n × n+2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, वो कितने आएंगे, n की वैल्यू 4 आएगी। तो यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है इसका मतलब यहाँ पर 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें कि आयरन के साथ में 6 साइनाइड लिगेंड्स लगे हुए हैं, तब जो d6 3d के अंदर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन हो जाता है, और युग्मन होने से जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3d कक्षकों के अंदर ही अरेंज हो जाते हैं। जब 3d कक्षकों में अरेंज हो जाएंगे तो अंदर के 2d कक्षक आपको खाली मिल जाएंगे। अब संकरण कौन सा हो जाएगा, d2sp3। पहले वाले में था sp3d2, अब क्या हो गया d2sp3। ये क्या कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसका अगर हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल करके और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो डेफिनेटली वो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सेम मेटल आयन है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी समान है, लेकिन 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर संकरण चेंज हो गया, एक d2sp3 और एक sp3d2, एक इनर ऑर्बिटल और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों होता है ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और ले रहे हैं, वो भी इसी टाइप का है, जिसमें कि अगेन यही हेडिंग है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है जो पॉइंट अभी हमने पहले डिस्कस किया। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल ले लिया कोबाल्ट +3। यहाँ क्या है कि मेटल जो है वो एक सी है, ऑक्सीकरण अवस्था समान है, उसका समन्वय संख्या समान है, लेकिन संकरण जो है वो अलग अलग हैं। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d7 4s2। कोबाल्ट +3 का क्या मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन
3D से निकलेंगे। तो बचेगा क्या विन्यास? 3D6। तो मैंने जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस यहाँ शो किए हैं, दोनों में ही कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि D6 विन्यास में है। D6 कैसे लिखेंगे? आप यहाँ देखिए बॉक्स बन रहा है। बॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हमको लगाने हैं और 4s के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम पहला कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं कोबाल्ट +3 का, जो कि NH3 लिगेंड के साथ बना। NH3 के साथ बनने में क्या होता है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये युग्मित होते हैं, पेयरिंग होती है और ये केवल 3 कक्षकों में सिमट जाते हैं, बाकी के 2 डी कक्षक खाली हो जाते हैं। तो D2sp3 संकरण हो जाएगा। कैसे पता चला ऐसा हुआ? क्योंकि जब हम इस कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं और उसको फॉर्मूला जो आपको पता ही है, μ = √n × n+2, जो कि पिछले वाले स्क्रीन पर आपको दिख रहा था, उसमें अगर हम μ की वैल्यू निकालते हैं और उससे फिर n यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 आता है, जो ये शो कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और सभी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है? पेयरिंग हो गई है और इसलिए अंदर के 2 डी कक्षक खाली हो गए हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही, ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल की वजह से, मतलब D2sp3 संकरण होने की वजह से ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन ये प्रतिचुंबकीय है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। अब हम इसी कोबाल्ट +3 मेटल आयन का फ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स देखते हैं। उसमें क्या हो रहा है? D6 विन्यास है। आप देखिए बॉक्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने लगाए, 4s और 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्योंकि एक भी डी कक्षक खाली नहीं है तो या तो एक स्थिति होती है कि ये युग्मन से खाली कराई जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इस स्थिति में बाहर के डी कक्षक काम में आएंगे, यानी sp3, और 2 डी कक्षक कहाँ से काम में आएंगे? 4d से। संकरण हो जाएगा sp3d2। ये क्या कहलाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में अगर हम इसका चुंबकीय गुण देखते हैं तो वो कैसा आता है? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। और अनुचुंबकत्व किसके बराबर होगा? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, यानी n की वैल्यू 4 आएगी। साथ ही ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा होगा? हाई स्पिन, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि जो इससे पहले वाला बताया था कोबाल्ट का NH3 के साथ, उसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? लो स्पिन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं है। अब प्रश्न ये है कि कोबाल्ट +3 के दोनों कॉम्प्लेक्सेस इनर या आउटर ऑर्बिटल संकुल क्यों बना रहे हैं? एक लो स्पिन है, एक हाई स्पिन है, एक में D2sp3 संकरण है, एक में sp3d2 है। तो ऐसा क्यों हुआ ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इससे आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि VBT सिर्फ मेटल के बारे में बात करता है। आप ये समझिए कि एक संकुल के 2 मुख्य पार्टिसिपेंट्स हैं, मेटल और लिगेंड। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि जो भी कोई इफेक्ट किसी भी तरह का बॉन्डिंग में, ज्योमेट्री में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं, वो सिर्फ एक मेटल की वजह से ही आए? क्या दूसरा जो पार्टनर है वो कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन VBT में सिर्फ मेटल आयन को ही इम्पोर्टेंस दी गई, लिगेंड के बारे में वो कोई बात नहीं करता। जबकि अब तक हम ये समझ चुके हैं कि ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही है वो क्या हो रही है कि लिगेंड चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, लेकिन VBT लिगेंड के बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे अब आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स के अंदर कि अगर हमारा लिगेंड H2O है, वाटर मॉलिक्यूल, हमारा लिगेंड कोई हेलाइड है, तो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जबकि साइनाइड है, NO2 नेगेटिव है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन VBT ने ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसी तरह से VBT द्वारा संकुल के बनने में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसकी भी कोई मात्रात्मक गणना, कोई क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन VBT ने नहीं की। अब हम नेक्स्ट आते हैं। ये एग्जाम्पल हम अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कोबाल्ट और कॉपर, इसके हमने +2 आयंस लिए और उनके कॉम्प्लेक्सेस लिए। हमारा प्रश्न ये है कि कोबाल्ट +2 अपचायक है जबकि कॉपर +2 अपचायक नहीं है, जबकि दोनों के में जो बॉन्डिंग हो रही है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ एक सी होती हैं। अब
पहले हम इनके बॉन्डिंग पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए कॉपर और कोबाल्ट, तो सबसे पहले हम कोबाल्ट का केस डिस्कस करते हैं। कोबाल्ट इज़ 3d7 4s2, ये आपको पता है। कॉम्प्लेक्स जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकल जाएंगे, बचेगा क्या 3d7। 3d7 को हम कैसे अरेंज करेंगे, आप यहाँ बॉक्स में देखिए कि 5 डी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और बाद में फिर 2 में पेयरिंग हो जाएगी, तो ये हो गया d7। अगर हमें d2sp3 विन्यास यानी कि इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें 2d कक्षक खाली चाहिए। इन एनी केस हमें 2d कक्षक खाली होने चाहिए, लेकिन जब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 कक्षकों में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि हमें 2d कक्षक खाली मिल जाएं। तो होता क्या है कि 6 कक्षक तो अरेंज हो जाते हैं युग्मन से, 3d ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या रही, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी शेष 7वां रह गया। अब अगर वो 7वां इलेक्ट्रॉन यहीं इसी डी कक्षक में रहेगा तो हमें 2d कक्षक खाली नहीं मिलेंगे, तो वो एक्साइट होकर के 4d में चला जाता है, बाहर चला जाता है, बाहर वाले कक्षक में। अब ये जो बाहर वाले कक्षक में चला गया तो क्या होगा, इसका नाभि से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब ये बाहर चला गया तो अंदर के 2d कक्षक खाली हो गए और अब d2sp3 संकरण संभव हो जाएगा। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन 4d में गया, ये नाभि से बहुत वीकली बाउंड हो गया डिस्टेंस की वजह से, तो इसको आसानी से इससे बाहर निकाला जा सकता है। और जब ये बाहर निकलेगा तो ये जिस भी सिस्टम में जाकर के अटैच होएगा उसका ये अपचयन करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोबाल्ट +2 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये एक बहुत अच्छे अपचायक हैं। अब हम सेम जो स्थिति है वो अप्लाई करते हैं कॉपर के कॉम्प्लेक्स पर। देखिए यहाँ पर कॉपर इज़ 3d10 4s1, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया है, और कॉपर +2 क्या हो जाएगा, कॉपर +2 में 3d9 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन s से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन d से निकल गया, तो 3d9 हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने इसके आगे लिखा है, आप देखिए कॉपर का, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्या मतलब हो गया कि आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पॉसिबल होगी अगर अंदर का एक डी कक्षक आपको खाली मिल जाए। तो क्योंकि यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डी कक्षक में है, ये डी कक्षक आपको खाली नहीं मिल रहा। ये कैसे खाली हो सकता है कि जिस तरह से हमने कोबाल्ट के केस में सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के 4p या 4d में चला जाए, तो कॉपर में से भी क्यों नहीं जा सकता। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के कहाँ चला जाता है, ट्रांसफ़र होकर हायर एनर्जी के 4d में चला जाता है, और इस तरह से 3d में एक डी कक्षक खाली मिल जाता है। तो संकरण के लिए, dsp2 संकरण के लिए हमारे पास एक डी कक्षक, एक s कक्षक और 2p कक्षक खाली हो गए। dsp2 संकरण हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या वर्गाकार समतलीय ज्यामिति आ जाएगी, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये अनुचुंबकीय होगा, n की वैल्यू 1 आएगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह से हमने कहा कि कोबाल्ट +2 में जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो एक बहुत अच्छे अपचायक हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के आउटर शेल में गया वो किसी सिस्टम का रिडक्शन आसानी से कर सकता है यहाँ से निकल करके। तो अगर ऐसा है तो कॉपर वाला जो एग्जाम्पल हमने आपको ये दिया, कॉपर का जो टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी सेम स्थिति है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गया वो भी, बाहर से मेरा मतलब है कि हायर एनर्जी के शेल में गया, वो भी यहाँ से बाहर निकलेगा और किसी का सिस्टम का अपचयन कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा अपचायक होना चाहिए, लेकिन ये अपचायक नहीं है। अब सिमिलर स्थितियाँ हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स जो कोबाल्ट का है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि कॉपर का कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। VBT ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि ऐसा क्यों होता है। इसका क्या मतलब हुआ, हम 11th पॉइंट को देखते हैं कि VBT कम्प्लीटली निग्लेक्ट्स एक्साइटेड स्टेट। अब हम सेकेंड लास्ट पॉइंट 12th देखते हैं कि अगर सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर किसी मेटल का 4 है, तो अब ये 2 संभावनाएं हो जाती हैं कि या तो वो sp3 संकरण करे और चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स बनाए, या dsp2 संकरण हो और वर्गाकार समतलीय ज्यामिति बनाए।
लेकिन वीबीटी ये नहीं समझा सकती कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुल कब तो चतुष्फलकीय होंगे और कब वर्गाकार समतलीय। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए हमने लिखा है Ml4 + x, तो ये तो एक जनरल कोई कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसमें दो संभावनाएं हैं कि या तो ये वर्गाकार समतलीय हो या ये चतुष्फलकीय हो। अब आप यहाँ देखिए लेफ्ट में निकल +2 की ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब +2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। क्या होता है निकल +2 का 3d8, निकल +2 इज 3d8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको शो कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनमें युग्मन नहीं हुआ है तो हमें एक भी डी कक्षक खाली नहीं मिलेगा, तो इन दैट केस sp3 संकरण है। और अगर आप नेक्स्ट वाले में इसी में आगे देखिए, अगर d8 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें युग्मन हो गया तो वो 4 ही कक्षकों में अरेंज हो गए, एक डी कक्षक खाली कर दिया। तो अब संकरण कौन सा संभव है? dsp2। अब कब किस स्थिति के अंदर sp3 संकरण होना है और किस स्थिति में dsp2, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एंड लास्ट ये है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी थर्मोडायनेमिक यानी कि ऊष्मागतिक स्थायित्व और काइनेटिक यानी कि गतिज स्थायित्व के बारे में भी वीबीटी कोई चर्चा नहीं करती है। तो ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां, और इसी के साथ अब हमारा वीबीटी जो पार्ट है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का वो कंप्लीट हो रहा है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।